सपने बड़े देखोगे तो मुश्किलें लाख आएंगी, सपने बड़े देखोगे तो मुश्किलें लाख आएंगी, लेकिन वो मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिक शुक्ला। तो जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि सपने बड़े देखोगे तो मुश्किलें लाख आएंगी, आपने फैसला कर लिया है कि आपको 2026 का या 2027 का नीट क्रैक करना है। दिस इज योर बिगेस्ट एम। लेकिन इसमें जो भी रुकावटें आ रही हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं? आपके जो भी मॉक टेस्ट हैं, आपके जो भी ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आपको करने में डर लगता है कि भाई अगर ये चैप्टर सामने आ जाएगा या इस चैप्टर से बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे तो मेरा क्या हाल होने वाला है। सो ये सब रुकावटें हैं, ठीक। लेकिन एक दिन वो भी इमेजिन कर लेना कि जब तुम एप्रन पहन करके वो शेफ वाली एप्रन नहीं, वो जो डॉक्टर वाली एप्रन, वो जो लैब कोट होता है वो पहन करके तुम कॉलेज जाओगे अपने, और गले में टंगा होगा तुम्हारे स्टेथोस्कोप। अभी तुम लोग गले में ये नेक बैंड टांग के घूमते हो, है ना, कूल बनने के लिए, ठीक। लेकिन जब गले में स्टेथोस्कोप लटका होगा ना, तब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा तुम्हारा ऑरा होगा ना, वो बहुत पॉजिटिव होगा। सो इसी ज्ञान के साथ तुम देख रहे हो कि हमने चैप्टर का नेम डाला हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सबसे बिगेस्ट चैप्टर, ठीक। बेसिकली ये जो यूनिट है हमारी, वैसे तो यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बट इवोल्यूशन को हम कई बार जो है इवोल्यूशन को क्यों पढ़ते हैं हम जेनेटिक्स में, क्योंकि प्यूबिस में इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे। जेनेटिक का बेसिकली फंक्शन क्या है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जीन्स की स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक। बेसिकली हमारे चैप्टर की जो यूनिट है उसका नाम क्या है? जेनेटिक्स। क्या नाम है? जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स। अच्छा एक चीज और बताओ, जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, तुमने काफी टाइम दिया, थोड़ा बहुत तुमने 10th में पढ़ा होगा कि पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऑफस्प्रिंग क्या है, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब पेरेंट्स से बच्चे में जो जो लक्षण जा रहे हैं या कह लो जो जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं, हम बेसिकली इसमें पूरी जेनेटिक्स में हम वो पढ़ते हैं, ठीक। हमने पढ़ते हैं कि भाई जीन क्या होते हैं, ठीक, जीन्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ये जो मैंने कैरेक्टर लिखा है, कैरेक्टर भी बेसिकली क्या होता है ये पढ़ते हैं। फिर यहीं पे एक बहुत ही बेहतरीन शब्द तुम लोग सुनते हो, ट्रेट्स, ठीक है, ट्रेट सुनते हो, एलील सुनते हो, ठीक। ये सारी चीजें बेसिकली हम इस जेनेटिक्स वाली यूनिट में कवर करेंगे। और फिर जो इसके बाद जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस देखो यहाँ पे भी आया है और इनहेरिटेंस उस चैप्टर के रेफरेंस में भी लिया गया है। उसमें हम बेसिकली पूरा जो पासिंग ऑफ जीन्स है उसको पढ़ते हैं कि डीएनए क्या होगा, डीएनए के बाद आरएनए क्या होगा, आरएनए के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। बेसिकली एक सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट ये जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं इस चैप्टर के, करीब 6 से 7 लेक्चर्स या 8 लेक्चर्स तक भी जा सकता है ये पूरा चैप्टर। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से हमने समझना है और पूरी स्टडी और एक अच्छे से नोट्स बनाने हैं पहली बार, क्योंकि तुम्हारे पास अगर नोट्स तुम्हारे पास नहीं होंगे तो ये चैप्टर तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक। सो बिना किसी डर के, बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक। देखो यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है इनहेरिटेंस और एक लिखा हुआ है वेरिएशन। बात जब कर रहे हैं हम इनहेरिटेंस की, पहले समझो ये जो जेनेटिक्स मैंने हेडिंग डाली है, जेनेटिक्स का मतलब क्या है। जेनेटिक्स हम बेसिकली रेकमेंड कर रहे हैं स्टडी को, किसको? स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक। अब सर ने ये कौन सी दो चिड़ियों के नाम बता दिए, इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ये क्या होते हैं आइए समझते हैं। जब कभी हम बात इनहेरिटेंस की कर रहे हैं, इनहेरिटेंस की कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस को जरा ब्रेक करो। इन है मतलब अंदर, और हेरिटेंस यानी हेरिट से लिया गया है यानी कि कैरेक्टर। इसका मतलब इनहेरिटेंस की जब बात की जा रही है तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स। अभी जो मैंने लाइन लिखी थी वो क्या है? इनहेरिटेंस की है, पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स,
किससे किस में जा रहे हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या चीज है, ये हमारा है इनहेरिटेंस की परिभाषा, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है ये। ठीक है, लिखते जाओ। सबसे पहले तुमको कुछ बेसिक टर्म्स बताएंगे इस चैप्टर के, कौन कौन से होते हैं। तो इनहेरिटेंस हम कह रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी इनहेरिटेंस, जो भी कैरेक्टर्स जा रहे हैं उसे भाई साहब हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन जब हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, जब हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, यानी कि वेरिएशन यानी क्या आ रहा है, वैरायटी आ रही है, क्या आ रही है, वैरायटी आ रही है। अब अच्छा एक बात ये बताओ, मूवीज और टीवी सीरियल्स को छोड़ देना, कई जगहों पर तुमने क्या कभी ऐसा देखा है कि जैसे फादर की शक्ल है हूबहू वैसी उनके लड़के की शक्ल है। मैं ये तुमको कह रहा हूँ फिर से, मूवीज और टीवी सीरियल्स का नाम मत लेना मेरे सामने, ठीक। इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ है, उन्हीं के ऑफस्प्रिंग है, उन्हीं के ऑफस्प्रिंग, उन्हीं के स्पर्म से फॉर्म हुए हैं हम। लेकिन क्या है, शक्ल भी डिफरेंस है, कैरेक्टर कई बार होता है कि भाई पापा की हाइट छोटी होती है लेकिन सन की हाइट लंबी हो जाए, कई बार होता है कि सन की हाइट छोटी रहती है लेकिन फादर की हाइट बड़ी होती है। तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, वैरायटी है, या कह लो डिफरेंस है। मतलब एक पेरेंट और प्रोजेनी में जो डिफरेंस है उसको हम वेरिएशन का नाम दे रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डिग्री, वेरिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस या वैरायटी इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। अब अच्छा एक चीज ये बताओ, कई जगह पे तुमने सुना हुआ है कि डीएनए टेस्ट होता है, कई पे मान लो अगर जैसे ये नहीं पता है कि सामने वाले का बाप कौन है, तो कई जगहों पे फिल्म में देखा होगा, टीवी सीरियल में तो ये कॉमन ही हो जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो इसका मतलब डीएनए कॉमन आ रहा है, डीएनए कॉमन आ रहा है, लेकिन माजरा कहां पे डिफर करता है, वेरिएशन के केस में डिफर करता है कि कौन सी डिग्री है जहां पे डिफरेंस आ रहा है। तो वो होता है जीन और एलील। वो क्या होता है, जीन और एलील होता है। सो बेसिकली ये तो तुम्हारे जो जो चैप्टर में नाम लिखे हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन हमने डिस्कस कर लिया किया क्या होता है। अब ये जो सर ने लिख दिया है जीन और एलील, ये दोनों क्या चीज है, ठीक, जीन और एलील क्या है, इसको समझने से पहले जरा एक बात और समझेंगे हम लोग ध्यान से। क्या समझेंगे, अभी हमने लिखा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, पासिंग ऑफ कैरेक्टर। तो जरा कैरेक्टर देख लेते हैं क्या होता है, क्या देखते हैं, कैरेक्टर क्या होता है, क्या होता है कैरेक्टर, सेम थिंग यार, फीचर क्या है, कैरेक्टर को हम लिखते हैं फीचर ऑफ पेरेंट और ऑफस्प्रिंग। ठीक है, देखो इस पूरे चैप्टर में हम पेरेंट को पेरेंट ही लिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को चाइल्ड नहीं लिखेंगे। अगर तुम्हें ऑफस्प्रिंग का मतलब नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर्स में या अभी जो मैंने पढ़ाया है बैक करके देख लेना, ऑफस्प्रिंग को चाइल्ड कहते हैं। जब मैं आगे बोलूंगा ऑफस्प्रिंग तो मैं चाइल्ड नहीं प्रोनाउंस करने वाला हूँ, ठीक है। सो कैरेक्टर को हम क्या लिख रहे हैं, फीचर ऑफ पेरेंट या ऑफस्प्रिंग। जब कभी भी हम किसी पेरेंट के फीचर की बात करेंगे तो वो क्या है, बेसिकली कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे मान लो मटर है, इसमें तुम मटर के बारे में पढ़ने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक पी प्लांट है, क्या है, पी प्लांट है। तो पी प्लांट में क्या चीज होगी, जैसे स्टेम की हाइट क्या है, स्टेम की हाइट क्या है, स्टेम का कलर क्या है, स्टेम कलर, ठीक, पॉड शेप। सो बेसिकली ये सारी चीजें जो है ये क्या है, कैरेक्टर है, ये क्या है, कैरेक्टर है। लेकिन जब हम यहीं पे ट्रेट की बात करते हैं, एक टर्म आता है ट्रेट। जब हम यहाँ पे ट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो ट्रेट क्या है, ट्रेट जो है वो होती है वैरायटी ऑफ कैरेक्टर। क्या होती है, वैरायटी ऑफ कैरेक्टर। जैसे मान लो तुमने पी प्लांट का ही एग्जांपल लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल
बी प्लांट में तुमने लिया कि जो है स्टेम हाइट है, कैरेक्टर हुआ, इस तरफ हम कैरेक्टर नोट करेंगे और इस तरफ हम नोट करेंगे ट्रेड्स, ठीक, टेबल बना लेते हैं। देखो तुमने जैसे ये लिया एग्जांपल 1 स्टेम हाइट, ठीक, क्या लिया तुमने स्टेम हाइट, ये तुम्हारा क्या है कैरेक्टर है, लेकिन स्टेम हाइट टॉल हो सकती है या तो डार्क हो सकती है, ये क्या है ट्रेड है, मतलब समझे, यानी कि सपोज दैट तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारी आंख का कलर ये एक कैरेक्टर है कि तुम्हारी आंखों का कलर है कोई, ठीक, कलरलेस तो आंखें नहीं है किसी की, तुम्हारी आंखों का कलर है, तो ये एक कैरेक्टर है, लेकिन तुम्हारी आंखों का कलर ब्राउन है, ये तुम्हारा ब्राउन जो है, ब्राउन तुम्हारा ट्रेट है। वही हो सकता है कि कैरेक्टर सेम किसी दूसरे बंदे में हो, तुम्हारे दोस्त की भी आंखों में कलर है, यानी कैरेक्टर सेम है कि आंखों का कलर आंखों का कलर, लेकिन तुम्हारा ब्राउन है और उसका ब्लैक है, तो वो क्या है ट्रेट है। तो ट्रेट क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। स्टेम हाइट की बात करें तो स्टेम टॉल भी हो सकता है, ड्रॉप भी हो सकता है। स्टेम कलर की बात करें, स्टेम कलर कैसा होगा, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। पॉड शेप की बात करें, पॉड शेप राउंड हो सकता है और रिंकल्ड हो सकता है। सो बेसिकली ये क्या है, हमारे ट्रेट्स हैं, ये क्या है ट्रेट्स है और ये क्या है कैरेक्टर है, ठीक, आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं कि जीन क्या होगा, अब बात करते हैं जीन क्या होगा। जीन हम लिख रहे हैं, so when we are talking about gene, so we can easily say that gene is responsible for character, gene is responsible for character. For example, suppose that किसी फ्लावर में हमने एक फ्लावर लिया, हम कह रहे हैं फ्लावर 1 में एक इसका एक डीएनए है, ठीक है, फ्लावर 1 में एक डीएनए है, इस डीएनए में सपोज दैट ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहला रहा है, हमारा जीन कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है, हमारा जीन है। जीन क्या है, पोर्शन ऑफ डीएनए, ये लिख देना, जीन क्या है, पोर्शन ऑफ डीएनए, ठीक। सो डीएनए में एक जो हमारा हमने एक जीन ले लिया और ये जीन किसके लिए रिस्पांसिबल है, फ्लावर कलर के लिए, क्या किसके लिए रिस्पांसिबल है, फ्लावर कलर के लिए। तो ये फ्लावर कलर क्या हो गया, तुम्हारा कैरेक्टर हो गया, फ्लावर कलर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। अब इस फ्लावर का कलर हम कह रहे हैं रेड है, इस फ्लावर का कलर हम क्या कह रहे हैं, रेड है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया तुम्हारा ट्रेट। अब एक चीज और यहीं पे आती है एलील, कि एलील क्या होते हैं, ठीक है, एलील क्या होते हैं। सो एलील्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रेट, स्पेलिंग बार बदल दिया, एलील्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रेट, ठीक है, एलील्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रेट्स। इसका मतलब कि ये जो हमारा रेड कलर था, यानी कि इसी जीन में एक एलील होगा जो रेड कलर के लिए रिस्पांसिबल होगा। अब भाई बात समझ में, देयर इज अ जीन, जीन को हम कह रहे हैं फ्लावर कलर जीन, फ्लावर कलर कैरेक्टर हो गया और फ्लावर कलर कैसा है, रेड, तो रेड ट्रेट हो गया, लेकिन रेड कलर जीन, रेड कलर एलील कहेंगे उसको, ठीक है, कि मतलब रेड कलर कौन दे रहा है, एलील दे रहा है। फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है, वो कौन दे रहा है, जीन दे रहा है। रेड हो रहा है फ्लावर कलर, तो वो कौन दे रहा है, एलील दे रहा है, और रेड क्या है, रेड है। आगे बात समझ में। फिर यहीं पर एक और चीज आती है, लोकेशन, लोकेशन क्या आती है, लोकेशन, लेकिन हम बात कर रहे हैं पहले लोकस, इसको कहते हैं हम लोकस। तो लोकस की डेफिनेशन ये कहनी है से दैट स्पेसिफिक लोकेशन
स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ जीन और एलील, स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ जीन और एलील, मतलब कि सपोज दैट मुझे पूछा जाए कि लाल कलर जीन जो है वो कौन से लोकस पे प्रेजेंट हो रहा है, सो ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या कहते हैं, उसको लोकस कहते हैं। आई बात समझ में? सो बेसिकली ये कुछ तुम्हारे पास टर्म्स थे जिसको तुम्हें जानना बहुत जरूरी था। एक चीज यहाँ पे और बता दें, जीनोम क्या कहते हैं। जीनोम होता है, जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगा? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो इसका कहने का मतलब ये है, सपोज तुम्हारा ये एक डीएनए था, ठीक है, डीएनए में एक ये तुम्हारा पोर्शन था जीन, ठीक है। अब ये डीएनए और कॉइल हो करके, ठीक, ये डीएनए और कॉइल हो करके क्या बनाएगा, तुम्हारा क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, क्रोमोसोम है। सो ऐसे ही पूरे सेट को, ऐसे ही पूरे सेट को हम बोल देंगे ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, ऐसे ही पूरे सेट को हम कह देंगे जीनोम कह देंगे, ठीक है। ऐसे पूरे सेट को, क्रोमोसोम्स के सेट को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कुछ होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। सो बेसिकली ये थे तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब चलते हैं सीधे सीधे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि एनसीईआरटी क्या क्या चीजें हम लोगों के सामने रख रही है और कौन कौन सी चीजें हमने पढ़नी है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहली चीज तुम्हारे पास दी गई है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी फेमस, तुम लोग बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक। चलिए जरा समझते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल्स लॉ, ठीक। उससे पहले ये जो मेंडल है, जीजे मेंडल, इनका पूरा नाम क्या है, जीजे मेंडल, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। समझिए जरा सा, ये जो जीजे मेंडल है ना, ये कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे, उल्टा ये एक क्या थे, मॉन्क थे। मॉन्क जानते हो, साधु जो मतलब क्रिश्चियनिटी में होते हैं या बुद्धिज्म में होते हैं, उसका मुझे आईडिया नहीं, बट एनसीईआरटी में भी लिखा है दैट ही वाज अ मॉन्क। और ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे बेटा, ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे, ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे। अब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा था कि अगर ये मैथमेटिशियन थे तो इनको बायोलॉजी में प्रूव करने के लिए किसने कहा था, ठीक। बात ये होती थी कि इन्होंने जो है स्टैटिक्स पे स्टडी की थी और बेसिकली ये स्टैटिक में ही स्टडी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सोचा था प्लांट से लेकर के कुछ मैथमेटिक्स की खोज की जाए। बट इन्होंने क्या देखा कि चलो प्लांट में कुछ मिल नहीं रहा है, हम भी अभी खाली बैठे, मेरे को स्टैटिक्स मिल नहीं रहा, तो चलो बायोलॉजिस्ट ही बन जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैथमेटिशियन होने के बावजूद इन्होंने पी प्लांट पे अपना पूरा रिसर्च चालू किया। पी प्लांट, पी होता है तुम्हारा साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक। पाइसम सटाइवम पे इन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इन्होंने मेंडल्स के नियम देने शुरू करे और वो जो नियम है वो आज हम लोगों के लिए वेरी बेनिफिशियल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। हालांकि कुछ नियम इनके भी एक्सेप्शन में निकल आए, कुछ नियम में इनके भी ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ गया, लेकिन तब क्या फायदा, अब बचता है वो क्या, जब चुके चुप गए, ठीक है। सो बेसिकली इनका जो टोटल वर्क था वो 7 इयर्स का था, इनका जो टोटल वर्क था वो 7 इयर्स का था। इन्होंने 1856 से 1863 तक काम किया, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 7 साल हुए, ठीक। तो 63 तक इन्होंने काम किया, 7 इयर्स तक काम किया। किस पे किया, पी प्लांट पे किया। आई बात समझ में, पी प्लांट पे किया। और इन्होंने क्या कराया, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन बेटा कराया था, इन्होंने इस पी प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के साथ। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के साथ इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। आगे चल के सेल्फ पॉलिनेशन भी हम पढ़ेंगे।
सो बेसिकली ये था। अब बात क्या आती है कि जो तुम्हारा पी प्लांट था ना, उसमें इन्होंने देखा कि उसमें ट्रू ब्रीडिंग लाइन शो हो रही है। ठीक है, क्या होती है ट्रू ब्रीडिंग लाइन, आइए समझते हैं। इन्होंने देख, सपोज दैट एक तुम्हारे पास टॉल प्लांट है, एक तुम्हारे पास टॉल प्लांट है, ठीक। अब क्या होगा, इसके जो सीड्स बने, फिर इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद अगेन टॉल प्लांट बने, फिर इसके सीड्स बने, इसका भी सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, फिर इसके भी टॉल प्लांट्स बन गए। कहीं सब जगह जितनी बार भी करा, ठीक, देखो, फिर सीड बने, फिर टॉल सेल्फ पॉलिनेशन कराया, फिर टॉल बना, फिर सीड बना, इन्होंने फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। इन्होंने ये चीज देखी कि ये क्या होती है तुम्हारी, ये पूरी जो होती है इसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। क्या कहते हैं इसको? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। मतलब अभी वो भी समझा रहा है क्या मतलब है इसका, पहले ये देख लो। ट्रू ब्रीडिंग लाइन, इसका मतलब ये है जब कभी भी हम किसी भी कैरेक्टर वाले प्लांट का, सपोज है यहीं पे हमने जो है टॉल लिया है, ठीक, तो जब किसी भी हम कैरेक्टर को लेकर के उसी का फर्दर सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएंगे तो नंबर ऑफ टाइम कितनी बार भी करा लो और हर बार हमें कैसा रिजल्ट मिल रहा है, सेम रिजल्ट मिल रहा है। क्या तुम देख लो कभी बीच में जो है कोई दूसरा मिला, कोई दूसरा मतलब ड्रॉप कैरेक्टर मिला क्या? नहीं मिला। इसको ही कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। इसका मतलब when we stable trait inheritance by number of cell pollination, इसका मतलब है स्टेबल, मतलब देखो ये स्टेबल चल रहा है, स्टेबिलिटी चलती आ रही है, सेम कैरेक्टर दिख रहा है, कहीं भी बीच में ड्रॉप कंडीशन नहीं आ रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन को रिकमेंड करते हैं। और ये इन्होंने देखा था पी में कि पी ऐसा ही दिख रहा है, टॉल प्लांट्स का जितनी बार सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं तो कितने क्या दिख रहा है, टॉल भी बनकर के चले आ रहे हैं, ठीक। सो ये क्या थी, ट्रू ब्रीडिंग लाइन थी। अब देखो रीजन ये था। अब एक सवाल आता है कि इन्होंने मटर क्यों दिया, ये आलू, बैंगन, गोभी, लौकी, तरोई किसी पे भी रिसर्च कर सकते थे, तो इन्होंने मटर को ही क्यों लेना पसंद किया। क्वेश्चन आता है व्हाई पी, मटर ही क्यों। सो इसका रीजन सिंपल सा ये है रीजन ये है, सबसे पहले इसके हम लोगों का क्या है, सी द डिफरेंस। इसमें केवल 14 ट्रेड थे, इसमें केवल 40 ट्रेड्स थे, ठीक। नंबर 2 क्रोमोसोम्स 40 है, सो क्रोमोसोम्स आर लेस, सो इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें कैरेक्टर्स काफी थे, कैरेक्टर्स आर मोर, सो काफी कैरेक्टर्स अच्छे से हम लोग इसको स्टडी कर सकते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि क्यों लिया गया, ठीक। अब देखो इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स पे स्टडी की, मटर के प्लांट में ऐसी कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, तो इस तरफ हम ऑब्वियसली लिखेंगे कैरेक्टर्स और टेबल बना करके दूसरी तरफ हम लिखने वाले हैं ट्रेड 1 एंड ट्रेड 2, ट्रेड 1 ट्रेड 2। लेट्स स्टार्ट विद स्टेम हाइट, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं स्टेम हाइट की। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है स्टेम हाइट की, फिर फ्लावर कलर, ठीक है, फिर फ्लावर पोजीशन और फिर आता है सीड शेप, सीड कलर, ठीक। फिर आएगा तुम्हारा पॉड शेप, राउंड या रेक्टेंगल होगा, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉड कलर, ठीक। आई बात समझ में। तो जब स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेम टॉल हो सकता है और डॉर्फ हो सकता है। फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं तो फ्लावर ऑब्वियसली वायलेट होगा या फिर कैसा होगा, रेड होगा, रेड दिया गया है ना, सॉरी व्हाइट दिया है, व्हाइट, ठीक। फ्लावर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो या तो एक्सियल साइड में हो सकता है या तो फिर होगा टिप पे यानी टर्मिनल में। सीड शेप की बात जब की जा रही है तो सीड या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा,
या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। सीड कलर की बात कर रहे हैं तो या तो ग्रीन होगा या तो कैसा होगा, ब्राउन होगा। ठीक, when we are talking about pod shape, तो pod shape या तो inflated होगा, inflated हो सकता है, या तो फिर होगा तुम्हारा constricted। अभी बताना है constricted और inflated क्या होता है। ठीक है, और pod कलर की बात जब की जा रही है तो या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। अच्छा, घर में तुम्हारे बनी है मटर पनीर की सब्जी, बननी है, सॉरी अभी बनी नहीं है। तुमसे कहा गया कि अगर तुम मटर छीलोगे तभी तुमको मटर पनीर खाने को मिलेगी। तो तुमने क्या किया, तुमने एक चीज और की, चलो तुम्हारे घर पे मटर का पौधा भी लगा तो तुम ले भी आए। तुमने ये देखा कि स्टेम की जो हाइट है वो बहुत टॉल है, दूसरी तरफ दूसरा कोई पौधा है तो उसकी बहुत डॉफ है। तो ये दो कैरेक्टर क्या हो गए, मतलब कैरेक्टर क्या है, स्टेम हाइट। कैरेक्टर क्या है, स्टेम हाइट। लेकिन ट्रेट क्या आ रहा है, टॉल या डॉर्फ। ठीक, टॉल डॉर्फ। फिर फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं तो कुछ में जो है वॉयलेट कलर के फ्लावर है, ठीक, और कुछ में कैसे हैं, व्हाइट कलर के। फ्लावर की पोजीशन, सपोज दैट ये जो स्टेम है एक्सियल पे है, ठीक, या तो फिर टिप पे है। ठीक, तो फ्लावर की पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल। फिर सीड शेप की बात की गई, वो जो मटर के दाने हैं, मटर के दाने या तो राउंड है बिल्कुल, कई बार देखते हो कि मटर थोड़ी सी ऐसी ही रहती है, ये कैसी है, रिंकल्ड मटर है। तो सीड शेप क्या होगा, राउंड या रिंकल्ड। सीड का कलर या तो ग्रीन है या तो ग्रीन है या तो फिर क्या है, ब्राउन है। ठीक, फिर पॉड शेप, जो मटर का छिलका होता है, जो मटर छीलते हो ऐसा होता है मटर का छिलका, इसमें मटर भरी होती है अंदर। तो या तो वो कैसा इनफ्लेटेड है, ठीक, ऐसा खुला हुआ, या तो फिर वो कंस्ट्रिक्टेड है, उसमें कोई मटर के दाने ही ना हो। ठीक, और उसका कलर या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। सो बेसिकली ये थे तुम्हारे मेंडल के 14 ट्रेड्स। ये क्या है, 14 ट्रेड्स हैं। आई बात समझ में, ये क्या है, 14 ट्रेड्स है। सो ये था हमारा मेंडल कि इन्होंने मटर को ही क्यों चुना। ठीक, एक चीज और देख लो, मटर में क्योंकि बहुत सारे सीड्स होते हैं, एक चीज और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये लिख देना कि इसमें वेरिएशन बहुत थी, वेरिएशंस आर हाई, वेरिएशन बहुत थी, इसलिए भी एक रीजन था कि इन्होंने मटर को क्यों चुना। अब लेट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनसीईआरटी, और हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने कौन-कौन से नियम दिए। From the very junior classes, you all have been study about the Mendel's law of inheritance, that are law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. ठीक, चलिए जरा एक बार हम लॉ लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, और कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ है। ठीक है, ये 3 लॉ के महाशय ने दिए थे, मेंडल ने दिए थे। अब बात जब आती है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। इसको हम किसमें पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, लेकिन जब बात अकेले इस भाई साहब की आती है तो हम ये पढ़ते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के रेफरेंस में। ठीक है, आई बात समझ में। सो अभी हम आज वाले लेक्चर में हम ये दोनों प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, सो बेसिकली अभी हम पहले पढ़ते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है when we are studying, या फिर क्रॉस स्टडी फॉर only one character, क्रॉस स्टडी only for one character at a single time। एक समय पर हम एक ही कैरेक्टर के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो वो कैसा क्रॉस होगा, तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। वो कैसा क्रॉस होगा, तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा।
क्या मतलब एक कैरेक्टर का बात करना, यानी कि हमने एग्जांपल ले लिया टॉल, ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया स्टेम हाइट, ठीक, तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो टॉल होगा या तो वो ड्वार्फ होगा। सो बेसिकली हम टॉल के रेफरेंस में लिखते हैं हमारे दोनों टी कैपिटल, और ड्वार्फ के रेफरेंस में हम लिखते हैं हमारे दोनों टी स्मॉल। यहीं पर एक चीज समझा दे, यहीं पर एक चीज तुमको ये समझा दे कि ये कंडीशन कैसी दिख रही है तुमको और ये कंडीशन कैसी दिख रही है, दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों टी कैसे है, सेम है, यानी कि ये कैसी कंडीशन है तुम्हारी, होमोजाइगस कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन। ये कैसा कैरेक्टर है, होमोजाइगस पे, और यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी होमोजाइगस है। चलिए अब जो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, हम इन दोनों का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक। सबसे पहले ये देखो, अगर ये टॉल है तो इसका गैमीट क्या होगा, और अगर ये ड्वार्फ है तो इसका गैमीट क्या होगा, ठीक, यानी कि ये क्या है, तुम्हारे गैमीट्स हैं, ये क्या है, तुम्हारे गैमीट्स हैं, ठीक। चलो जरा क्रॉस कराओ इनका। क्रॉस जब हमने कराया इसका तो रिजल्ट हमें मिला, जब हमने इन दोनों का क्रॉस कराया तो हमें एक नई चीज सामने निकल कर आ गई, हमको एक नई चीज सामने निकल के आ गई, और ये जो आया, यानी कि एक कैपिटल टी आया और एक स्मॉल टी आया, तो ऐसे केस को हम क्या कह रहे हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, हेटेरोजाइगस कह रहे हैं। लेकिन ये तो तुम्हारा हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई, ये कैसी आ गई तुम्हारी हेटेरोजाइगस कंडीशन, लेकिन प्लांट कैसा बनेगा, प्लांट बनेगा बेटा तुम्हारा टॉल, प्लांट कैसा बनेगा, टॉल। ये तुम्हारा डोमिनेंट कैरेक्टर था, डोमिनेंट मतलब क्या होगा, अच्छा, डोमिनेंट जो होगा, डोमिनेंट का मतलब होता है जो किसी दूसरे को दबा दे। तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा की चलती है तो वो एक डोमिनेंट है, यानी कि उनका साम्राज्य चल रहा है, ठीक। अगर तुम्हारी मम्मी की चलती तो मम्मी डोमिनेंट हो जाती, और सामने वाला अपने आप उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन वो उसके कैरेक्टर नहीं निकल के आए, इसलिए वो अपने आप क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। इसी तरह से जिसके कैरेक्टर निकल कर आएंगे वो अपने आप, टॉल का क्रॉस ड्वार्फ से हो रहा है तो टॉल की बच्चा बनेगा, बच्चा क्या बनेगा, टॉल बनेगा, और वो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ कंडीशन, सॉरी टॉल क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कंडीशन को करेगा। इसीलिए इसकी लिए इस पूरे लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया, ठीक है। मेंडल का पहला लॉ हमने क्या पढ़ा कि when we are taking two homozygous, that is number one is tall and number two is dwarf, so we found that the condition all the children are going to be tall, that shows the dominant character, और ये जनरेशन हमारी कौन सी होगी, F1 जनरेशन। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। F का मतलब फिक्सिड, फिक्सिड का मतलब प्रोजेनी, मतलब बच्चों की जनरेशन कैसी होगी, ऑल टॉल, ठीक। सो ये क्या था तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस था। अब फिर क्या हुआ, मेंडल के दिमाग में फिर से एक खुराफात ने जन्म लिया, मेंडल के दिमाग में फिर से एक खुराफात ने जन्म लिया। उन्होंने क्या किया, अब मेंडल ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इसका ही सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, इसका ही सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। दो, जैसे मान लो अगर दो बच्चे बने तो उन दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया, उन दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया, ठीक। ये तुमने नोट कर लिया लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब स्टडी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो जब दो होमोजाइगस के बीच में क्रॉस हो रहा था, एक ड्वार्फ एक टॉल था, तो कैसा कंडीशन बन रही थी, तो हमारी कंडीशन बन रही थी हेटेरोजाइगस। अब हम क्रॉस ही दोनों हेटेरोजाइगस के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा F1 का प्रोजेनी था, ये क्या था, F1 वाला जनरेशन थी, ठीक। और अब इसका सेल्फ क्रॉस करा दिया, ठीक, इसका क्या करा दिया, सेल्फ क्रॉस।
सेल्फ क्रॉस करा दिया, कंडीशन देखो गैमीट कौन कौन से बनेंगे, दो दो गैमीट बन रहे हैं ना, ठीक, एक का क्रॉस कराओ। इसके लिए इन्होंने यूज किया एक ये तरीका, इसके लिए इन्होंने यूज किया दिस वे। ये जो तुम्हारा स्क्वायर देख रहे हो, ठीक, इसको नाम दिया जाता है पनेट स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको? पनेट स्क्वायर। ये किसने दिया था? आरसी पनेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। अब देखो इसको हम पनेट स्क्वायर के माध्यम से सॉल्व जब करेंगे तो मल्टीप्लाई कराओ। अरे मल्टीप्लाई मतलब ये ना कर देना कि टी का स्क्वायर कर देना, नहीं भाई, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे हैं, दो टी इधर आ गए, ये आ गया, ये आ गया और ये टी, ठीक। अब देखो ये कैसे बच्चे हो गए, ये कौन से जनरेशन के बच्चे हैं? F2। F2 जनरेशन किससे बन रही है? सेल्फ क्रॉस से बन रही है। तो देखो इन्होंने ये चीज देखी कि ये कैसे बच्चे हो गए, सारे टॉल हैं, ये बच्चे कैसे हैं, सारे डॉर्फ हैं। लेकिन ये दोनों बच्चे भी जो है ये भी टॉल है, क्यों? क्योंकि उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो गया। कैसा कैरेक्टर हो गया शो? डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो गया। तो ये चीज बताई गई कि कितने टॉल बन रहे हैं। देखो 1 2 3 टॉल बने हैं, 3 टॉल बने, ड्राफ्ट कितना बना? 1 बना। तो हम इसको इस कंडीशन में लिखते हैं, या तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, मतलब 4 बच्चे बने, 4 में से 3 क्या है? टॉल है और 1 क्या है? डॉर्फ है, ठीक। बेसिकली ये है हमारा रेशियो। ये कौन सा रेशियो है? ये है फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक। क्यों है ये फिनोटाइपिक? का मतलब होता है ऐसा रेशियो जो फिजिकली देखने में लग रहा हो, ठीक है। ये कैसा है? फिजिकली हमको देखने में क्या लग रहा है कि 3 टॉल है, 1 डॉफ है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि दो कंडीशंस हमारे पास ऐसी आ रही हैं जिसमें हेटेरोजाइगस है। ये दोनों तो होमोजाइगस हैं, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? हेटेरोजाइगस हैं। इसका मतलब हम एक दूसरा रेशियो भी बना सकते हैं। एक इसको काउंट किया, हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन कौन सी है? 2 है, और एक ये कैसी कंडीशन है? होमोजाइगस कंडीशन है। यानी कि 1/4 2/4 और ये क्या है? ठीक। लेकिन इसको गलती से सॉल्व मत कर देना, वरना ये क्रॉस करके तो 1/2 हो जाएगा ना, इसको सॉल्व मत करना, इसलिए हम इसको हटा ही देते हैं, पता चले तुम मूल को तो सॉल्व कर बैठो इसको, ठीक। सो हमने क्या चीज देखी कि एक हमारी ये और ये कैसी कंडीशन आ रही थी? होमोजाइगस। ये कैसा था? होमोजाइगस टॉल। ये कैसा था? होमोजाइगस टॉल, और ये कैसा था? होमोजाइगस डॉर्फ। और ये जो 2 है ये कैसा है? हेटेरोजाइगस टॉल है, मतलब इसमें 2 कंडीशन आ रही है, स्मॉल टी और कैपिटल टी, हेटेरोजाइगस टॉल है। आई बात समझ में? और जो हमारे जीन्स के रेशियो आए, यानी कि ये हमारा कैसा रेशियो है? जीनोटाइपिक रेशियो है। हमको देखने में फिनोटाइपिक रेशियो ये लग रहा है कि 3 टॉल 1 डॉफ है, लेकिन असल बात है कि उसके जीन्स में क्या है? स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों है, तो ये क्या है? जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो जीन्स के रेशियो होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? सो बेसिकली जब इन्होंने ये चीज देखा, वहां तक इन्होंने सेल्फ क्रॉस नहीं कराया था, तब कैसी कंडीशन आ रही थी? होमोजाइगस कंडीशन, सॉरी हेटेरोजाइगस टॉल बन रहे थे। अब इन्होंने जब सेल्फ क्रॉस करा दिया तो इन्होंने ये चीज देखी कि जो कैरेक्टर डॉफ का कैरेक्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस में छुप गया था, F1 जनरेशन में जो छुप गया था, वो F2 जनरेशन में निकल के सामने आ गया, वो F2 कंडीशन में निकल के सामने आ गया। तो इन्होंने नाम दिया इस पूरे को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या नाम दिया गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, सो यू कैन इजीली से दैट मेंडल नोटिस दैट the heterozygous dominant case when he used to the self cross, जब उसने self cross कराया तो उसने ये देखा कि the dwarf character, the recessive character which is not able to come in front in dominant stool या फिर in F1 generation,
इट ऑल्सो अपीयर्स इन द F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में भी वो सामने निकल के आ गया। सो ये क्या था तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। आई बात समझ में? सबसे पहले जैसे ये मान लो दो टॉल थे और ये दो डॉग थे, इन दोनों का क्रॉस कराया गया। ये दोनों कैसे टॉल है तो ये होमोजाइगस हैं, और ये दोनों कैसे हैं ड्रॉप है तो ये भी होमोजाइगस हैं। जब इनका क्रॉस कराया गया तो क्या चीज बनी, एक टॉल और एक ड्रॉप आ गया। तो ये कैसा कंडीशन बन गई, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन बन गई। टॉल के कैरेक्टर छुए, ड्रॉप के कैरेक्टर छुप गए। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ, जब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। फिर जब हमने इन दोनों को एक बार और क्रॉस करा दिया, ठीक है, फिर से ये टॉल ड्रॉप आ गए, फिर से ये टॉल ड्रॉप आ गए। जब इनका दोनों का क्रॉस हुआ तो क्या बने, एक होमोजाइगस टॉल एक होमोजाइगस ड्रॉप, लेकिन दो हेटेरोजाइगस टॉल बनकर के सामने आ रहे थे। सो ये कैसा लॉ हो गया, हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। आई बात समझ में? मेंडल ने कहा, मेंडल ने इतना सब देखने के बाद कहा कि इन्होंने एक पूरी एक कोटेशन बोली दैट सम थिंग्स was being stably passed down unchanged from parent to the offspring to the gamete। उन्होंने जीन नाम नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ है जो पास होता है। उन्होंने जीन रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने कहा कुछ है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। कुछ क्या है वो उनको भी नहीं पता, वो आगे जीन का नाम दिया गया। ठीक, सो बेसिकली ये तुम्हारा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हमने समझ लिया। अब देखो एक चीज और पढ़ते हैं, छोटी सी है, गैमीट फॉर्मेशन। अभी तो तुमने देखा कि हमने गैमीट बनाए, वो गैमीट कैसे बन रहे थे उसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला तुमको देते हैं, ठीक, वो भी समझ लो। अब जो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, गैमीट फॉर्मेशन। एक चीज और समझ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हम इसको कह रहे हैं बैकबोन ऑफ जेनेटिक्स। क्या कह रहे हैं इसको, बैकबोन ऑफ जेनेटिक्स। पूरे जेनेटिक्स की ये बैकबोन है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गैमीट फॉर्मेशन, तो एक फॉर्मूला नोट कर लो, टाइप ऑफ गैमीट या नंबर ऑफ गैमीट लिख लो। नंबर ऑफ गैमीट, कितने गैमीट बनेंगे उसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है 2 to the power n, 2 to the power n, ठीक है। टाइप ऑफ गैमीट फॉर्म, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे 2 to the power n। n क्या है, n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। सपोज दैट आपके उसमें क्वेश्चन आया, आपको इस गिवन वाले क्वेश्चन में बताना है कितने टाइप के गैमीट फॉर्म होंगे, कितने टाइप के गैमीट फॉर्म होंगे। तो देखो कितने टाइप के गैमीट दिख रहे हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोली, ये कैसी एक ही हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो यानी कि गैमीट क्या होगा, नंबर ऑफ गैमीट 2 to the power n है, एक बार आ रहा है, तो यानी कि दो ही गैमीट बनेंगे। कौन कौन से गैमीट बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। जब यहीं पे बात की गई इसकी, जब इसकी बात की जा रही है तो गैमीट क्या हुआ बताओ, 2 to the power 0, 2 to the power 0, ठीक। इसका मतलब 2 to the power 0 की जब बात की जाती है तो इसको 0 नहीं कहते, ना ही पावर को वो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं 1 कहते हैं। 2 to the power 0 का मतलब 1 होता है। आई बात समझ में, 2 to the power 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। सो यानी कि इसमें कैसा गैमीट बनेगा, एक ही गैमीट बनेगा। अब थोड़ा क्वेश्चंस का स्तर बढ़ाते हैं। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया DTRR, ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब ये इसमें दो कैरेक्टर आ गए, तो TTRR अब बताओ जरा कितने होमोस है, हेटेरोजाइगस कंडीशंस हैं, ठीक, दो हैं, तो 2 to the power 2 यानी कि 4 कैरेक्टर बनेंगे। 4 कैरेक्टर कैसे बनेंगे आओ देखते हैं। पहले इसको ले लो, ठीक है, इधर ये दो कैरेक्टर हमने ये ले लिए। अब एक बार आ इधर, एक बार आ इधर, एक बार आ इधर, एक बार आ इधर, ठीक। तो ये क्या हुआ, TR RT TR, ठीक है। ये कैसा केस बन गया,
ये 4 तुम्हारे गैमीट बन गए। ये कैसे गैमीट बन गए? तुम्हारे 4 गैमीट बन गए। ठीक, अब एक कंडीशन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये ले लिया हमने ए बी बी डी डी। ठीक, अब तुमको बताना है कि इसमें कितने गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से देखो, इसमें कितने गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, कितने हेटेरोजाइगस केसेस दिख रहे हैं तुमको? हेटेरोजाइगस केस कितने दिख रहे हैं तुमको? 3 दिख रहे हैं, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, यानी इसमें गैमीट कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या? टोटल क्यूब कितना होता है? 8 होता है। चलो जरा बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखो ए, ठीक, अब इसमें दो इशारे में दो मतलब वो बना, फिर इसमें लिखो बी बी डी डी। अब इधर लिखो ऐसे करके। ये सारे हम क्या बना रहे हैं? पिरामिड्स टाइप के बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पिरामिड्स बना रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखो डी 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 डी। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिख रहे हैं। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ केवल। ठीक, लाइन बाय लाइन उठाते जाओ। ए बी डी 1 गैमीट, फिर ए बी डी, ये वाला बी, ए बी डी दूसरा गैमीट, फिर देखो फिर कौन सा? ये वाली लाइन पर आओ, ए बी डी, फिर ए बी डी इधर, ए बी डी। ठीक, नाउ इधर आ जाओ, ए बी डी, फिर ये वाली लाइन है कि ए बी डी, फिर ये वाली लाइन पर आ जाओ, ए बी डी, और ये क्या है? ए बी डी। सो ये हमारे कितने गैमीट बन गए? 8 गैमीट बन गए। कितने गैमीट बन गए? 8 गैमीट बन गए। ठीक, कुछ जरा क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, तुम लोग भी इसको अच्छे से सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, उसको सॉल्व कर करके लेकर आना। सपोज दैट क्वेश्चंस लिख लो। ठीक, एक क्वेश्चन ये है तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक, पता करके आना कि भाई इसमें कौन कौन से गैमीट्स बनेंगे। और एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये 4 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे ही करना है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 8 गैमीट बन रहे हैं, फिर इस वाले में कितने? इसमें 4 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ई है ये ई, ठीक है, और इसमें भी कितने? इसमें बाकी सब में तो 3 3 दिए हैं। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पता करो। ठीक, होमोजाइगस तुमको बता दिया है, हेटेरोजाइगस तुमको बता दिया है। सो ये सारी चीजें करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? बैक क्रॉस पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, और तुम्हारा ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन आज पढ़ा है, इसके आगे वाला लॉ यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कंप्लीट करें। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप तुमको ये जेनेटिक्स का बहुत इजी वे में तुमको समझ आया होगा, और ये जो भी न्यूमेरिकल्स आज हमने किए बायोलॉजी की, ये भी तुमको इजीली से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो ऐसे ही देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।